हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। ना ही यहां पर ऐसा होता है कि आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए फिर उसके बाद आपसे कहें कि आप हमारा कोई सब्सक्रिप्शन ले लो भैया, कोई पेमेंट कर दो। तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहां पर सभी वीडियोस आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो से क्या पढ़ेंगे। हमारा आज का जो वीडियो होगा वो कक्षा 10वीं के इतिहास का जो हिस्ट्री का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम देख रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसे यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय के अंतर्गत एक टॉपिक आएगा जिसमें हम देखेंगे रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, है ना। हम ये 2 विचारों को देखेंगे, रूमानी कल्पना क्या है और राष्ट्रीय भावना क्या है। इन दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे, कैसे ही आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होगा। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना में अगर आप देखें तो एक शब्द आया है, मतलब अगर आप रूमानी कल्पना भी विकसित करेंगे, हम आगे जाकर देखेंगे कल्पना भी क्या है। एक आप कुछ सोच रहे हैं ना, मतलब लोगों के बीच में कुछ आप विकसित करने की बात कर रहे हैं और साथ में एक टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय भावना। तो कहीं ना कहीं ये एक साझा भाव से संबंधित होगी, चाहे वो रूमानी कल्पना की बात की जा रही हो, जैसे जर्मन लोगों के अंदर जो बात की जा रही है कि भाई उनकी संस्कृति को इकट्ठा करके, या एक राष्ट्रीय भावना की बात की जा रही है कि वो कैसे डेवलप की जाए। तो ये दोनों लगभग मिलते जुलते होंगे, दोनों का मतलब एक सा नहीं होगा, लेकिन ये क्या कर रहे होंगे, रूमानी कल्पना में भी जो वहां के लोग हैं उनके अंदर एक सामूहिक साझा भाव वो सांस्कृतिक माध्यम से डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और वैसे ही एक राष्ट्रीय भावना है, तो राष्ट्रीय भावना का संबंध चूंकि हमको पता है ये राष्ट्रवाद से बहुत तेजी से जुड़ी हुई है ना। जो राष्ट्रवाद नाम का एक शब्द है, आपने कई बार पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे, है ना। तो राष्ट्रवाद के साथ ही जुड़ी हुई है। राष्ट्रवाद के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद को आप कह सकते हैं एक तरीके से जैसे देश से प्रेम होता है, तो जो देश प्रेम की भावना होती है, देश से जो लगाव होता है, उसको मोटे शब्दों में आप राष्ट्रवाद कह सकते हैं। तो अब राष्ट्रवाद का विकास जो है, हमने कई बार देखा था कि युद्धों के दौरान जो संघर्ष हुए हैं उनसे डेवलप हो पाया, दबे कुचले लोग आए, उनका दमन हुआ, वो साथ में इकट्ठे थे, तो उनके जब दुख एक से हो गए, उनके सुख एक से हो गए, तो लोगों में एक सामूहिक भाव आ गया, एक साझा भाव आ गया। लेकिन क्या केवल राष्ट्रवाद की भावना किसी देश में डेवलप करनी है तो पहले उसको टॉर्चर करो, फिर वो लोग संघर्ष करेंगे, संघर्ष करने के बाद फिर उनको दबाओ, दबाने के बाद वो आपस में आएंगे तो राष्ट्रवाद बन जाएगा? बड़ी सिंपल परिभाषा हो गई। ये तो बोले कहीं भी विकसित करना है तो पहले खूब जूता चलाओ, जूता चला के सबको परेशान कर दो, मारो पीटो, एक कर दो, और एक कर जब मार पीट के एक कर दिया आपने तो बोले सब अपने आप राष्ट्रवाद की भावना हो जाए। ये तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, और ये सिंपल भी है और ये मानवता के खिलाफ भी। ऐसा लग रहा है कि मान लो मुझे लग रहा है कि मुझे किसी के यहाँ जाकर राष्ट्रवाद की भावना डेवलप करनी है, कि कोई 2 लोग हैं कि उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना डेवलप करनी है, तो मैंने दोनों को लपाड़े लगाए, लपाड़े लगाकर उनने कुछ मेरे खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की, मैंने उनको दबा दिया। मतलब मैं राष्ट्र के तौर पर देख रहा हूं कि मैं किसी राज्य का शासक हूं और उनको मारा पीटा गया है, तो फिर उनमें क्या ऐसे राष्ट्रवाद की भावना आ जाएगी? ये आती तो है जब शासक आपके देश का नहीं होता, कोई बाहर वाले होते हैं, या आपके देश का है तो वो निरंकुश है, सही तरीके से नहीं चल रहा है, वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचता है। लेकिन साथ ही साथ ये भावना डेवलप करने में, राष्ट्रवाद की जो विचार है वो डेवलप होने में या उसके विकसित होने में केवल संघर्ष का, केवल दमन का, केवल युद्ध का, इनका ही केवल योगदान नहीं है, इसमें संस्कृति का भी अपने आप में योगदान है, सांस्कृतिक योगदान भी आप इसमें देखेंगे, क्योंकि उनसे ही क्या होता है, इन चीजों का प्रचार प्रसार हो पाता है, चीजें एक जगह से दूसरी जगह फैल पाती हैं। संस्कृति में हम देखेंगे क्या सांस्कृतिक चीजों का हम उपयोग करेंगे, जैसे लोकगीत, लोक कथाएं, तो इनका कैसे उपयोग होगा कि भाई कैसे हम ये कर पाए कि ये हो जा रहा है कि भाई इनके अंदर भावना आ गई। क्योंकि दुनिया भर में उस टाइम पर देखें कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो किताबों के माध्यम से, पेपर के माध्यम सब कुछ हो पाना संभव नहीं था। देखो, राष्ट्रवाद के विकास जो है वो केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ कि आपने किसी इलाके पर कब्जा कर लिया है, किसी जगह पर चले गए हैं, कहीं लड़ाई लड़ ली है। हमने देखा था ना कि युद्धों के दौरान जो संघर्ष हुए हैं, जो दमन का और प्रतिस्पर्धा का या स्पर्धा का जो साझा भाव था, उनसे ही क्या हो पा रहा था कि राष्ट्रवाद। तो केवल ये नहीं है, ये है, लेकिन केवल ये नहीं है, इनके अलावा राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति की अहम भूमिका रही है। बिना कल्चर के, बिना संस्कृति के आप राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते, तो संस्कृति की अहम भूमिका रही है। संस्कृति में क्या चीजें शामिल होती हैं? कला, काव्य, कहानियां, किस्से, संगीत, ये सब संस्कृतियों का हिस्सा होता है। तो फिर एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कला
ये काव्य, ये कहानियां कैसे हमारे अंदर राष्ट्रवाद का विचार करती होंगी, राष्ट्रवाद के विचार का निर्माण करती होंगी या उनका प्रसार करती होंगी। तो जैसे ही ये विचार मन में आता है तो कला का मतलब होता है चित्रकला, मूर्ति कला, है ना, आपने कुछ और बना दिया, है ना, पेंटिंग कर दी, कोई स्केच ड्रॉ कर दिया, ये सारी चीजें जितनी भी कला है, आर्टिस्ट जो लोग हैं वो सब कला के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ये कला में जैसे आपने देखा होगा कि आप देखें भारत माता का चित्र चलता है, आप अभी जैसे कई सारे त्योहारों पर भगवान राम का, है ना, अलग अलग धर्म के चित्र चल जाते हैं, ईसा मसीह का चित्र आ जाता है और दूसरे धर्म, सब हर एक धर्म के धार्मिक गुरुओं के चित्र आते हैं। तो वो चित्र क्यों निकाले जाते हैं? वो कोई आर्टिस्ट के द्वारा बनाए गए होंगे। वो चित्र कैसे आते हैं? ताकि आपका उससे लगाव हो जाए। तो कला का ऐसे ही उपयोग किया जाता था उस युद्धों के दौरान, संघर्ष के दौरान, कि उन, चूंकि जैसे कई सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, कई बार क्या होता है फोटो या चित्र या मूर्ति एक बार देखने पर बहुत बड़ा मैसेज दे देती है, तो इनका बहुत ज्यादा उपयोग हुआ। काव्य और कहानियां, है ना, मतलब काव्य मतलब क्या होगा, कुछ आपने खंड लिखे हैं, कुछ आपने पोइट्री टाइप की लिखी है। कहानियां, तो ये क्या होती है, कहानियां चल जाती हैं। जैसे आप बचपन में जो गांव में रहते होंगे तो कई बार ऐसा होता है कि भाई गांव के पुराने बूढ़े पुराने लोग जो होते हैं वो रात को सोते समय एक आध कहानी सुना देते हैं। नियम फिक्स रहता है कि आप सो रहे हैं, अब आपको रात में एक दो कहानी सुना दी जाएंगी। तो उन कहानी, जैसे अभी क्या होती है धार्मिक या पौराणिक या सामाजिक कहानियां सुनाई जाती हैं, तो वहां पर क्या हो गई, नई कहानियां गढ़ी गई, नई कहानियां बताई गई। और वो कहानियां कैसी थी? राष्ट्र के विचार का प्रसार करने वाली कहानियां थी। उन कहानियों को सुनकर आपको आपके देश से लगाव पैदा हो रहा था। तो ये भी काव्य और कहानियां भी योगदान दे रही थी। वैसे ही किस्से तैयार करती है कि भाई जैसे आप भारत में कई सारे किस्से आप देखें, जैसे भारत में एक बहुत महान क्रांतिकारी रहे हैं जिनको कहते हैं बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा आदिवासी समूह के बड़े नेता हुआ करते थे और जब उनने आंदोलन किया तो एक किस्सा फैल गया कि बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे किस्से, मतलब उनके पीछे कोई एक घटना बता देना कि उनके पीछे ये लोग पकड़ने गए, पकड़ ही नहीं पाए, बोले वो तो गड्ढा, धरती फट गई, समा गए, ऐसे किस्से आ जाना। ये किस्से क्या होते हैं कि ये हमें लगाव पैदा करते हैं अपने देश से, जब हम देश के हिसाब से किस्से बताते हैं या सुनाते हैं। संगीत मतलब गीतों के माध्यम से, जगह जगह पर जो लोकल गीत होते हैं उनके माध्यम से आपके अंदर देश की भावना का विकास किया जा रहा है। तो ये सभी माध्यम जो है वो ये आपकी किसके, संस्कृति के माध्यम है, ये राष्ट्र के विचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने में, मतलब आपको जैसे तैयार करना है या उनको व्यक्त करने में बड़ा सहयोग पैदा करते थे। जैसे मैं संगीत या गीत की बात कर लूं, लोकगीत की बात कर लूं, कई बार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से गीत गाए जाते हैं। जैसे झांसी की रानी का एक बहुत फेमस गीत है, जगह जगह पर सुना जाता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो ये क्या है, आपने सुना तो उससे क्या समझ में आया कि झांसी की रानी थी, बहुत लड़ रही थी, है ना। अब तो ठीक है कि आप सीरियल्स के माध्यम से आप बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन पहले जो लोग जान नहीं चुके थे वो ऐसे ही गीतों के माध्यम से, हर बोले लोग जो थे वो कहाँ अलग अलग जगह पर जा जाकर ये कहानियां सुनाया करते थे। तो क्या होता है भाई, ये गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, किस्से के माध्यम से तो राष्ट्रीय भावनाओं को गढ़ने और राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करने में बड़ी मदद पैदा करते हैं। क्लियर? तो राष्ट्र का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रवाद का जब विकास हो रहा तो राष्ट्र के विचार का विकास कैसे हुआ, राष्ट्र के विचार में संस्कृति का योगदान हमने देखा किस तरीके से हो पाया। अब एक आया कि जो रूमानी बाद है, जब भी हम बाद लगा देंगे तो बाद का मतलब क्या हो जाता है, एक विचारधारा से हो जाता है। तो रूमानी बाद जो है वो क्या है, एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था, कल्चरल रिवॉल्ट था, कल्चरल मूवमेंट था, एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन, संस्कृति के लिए किया जा रहा आंदोलन था। इसमें क्या था कि इस आंदोलन के तहत एक खास तरीके की राष्ट्रीय भावना का विकास करना था, है ना। एक अलग तरीके की राष्ट्रीय भावना का विकास करने की कोशिश यहाँ पर यूरोप के अंदर की जा रही थी। तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया था, रूमानीवाद नाम दिया था, एक विचारधारा आई थी। तो इस रूमानी विचारधारा या राष्ट्रीय भावना, जब एक अलग तरीके की राष्ट्रीय भावना का ये विकास कर रहे हैं तो उसमें जो योगदान देने वाले लोग हैं उसमें कलाकार और कवि लोग हैं, क्योंकि किस्से कहानियां यही लोग गढ़ेंगे, काव्य यही लोग लिखेंगे, संगीत यही लोग लिखेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इनका बड़ा योगदान था। तो इनकी हम दो चीजों को देखें, कुछ चीजों की इन्हें आलोचना की और कुछ चीजों का इन्हें समर्थन किया। जैसे इनने जो तर्क वितर्क करते हो आप हर चीज में, अरे अच्छा ऐसा तो फिर क्यों, अच्छा आप चप्पल उतार कर क्यों आए, तो ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं। तर्क वितर्क और विज्ञान का जो महिमा मंडन किया जा रहा था उस जमाने में, इन चीजों का इनने क्या किया, आलोचना की। जबकि जो भावनाएं हैं आपके अंदर, जो अंतर्दृष्ट और रहस्यवादी भावना है, इनका इनने क्या किया, समर्थन किया। ये ऐसा करके कि कुछ चीजों की आलोचना करके और कुछ चीजों का समर्थन करके ये चाहते थे कि एक साझा सामूहिक
विरासत की अनुभूति हो और एक साझा संस्कृति, है ना, एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए, क्योंकि ये साझा सांस्कृतिक चाहते थे, साझा मतलब एक कॉमन संस्कृति, ये साझा जिसको कहते हैं सामूहिक रूप से एक सांस्कृतिक प्रतीक तैयार करना चाहते थे, है ना। तो वो क्या हो, अतीत, एक सांस्कृतिक प्रतीक जो अतीत के राष्ट्र का आधार हो, मतलब जो हमारा राष्ट्र है उसका एक आधार तैयार हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो आधुनिक चीजें आ रही थी, तर्क वितर्क का और विज्ञान का महिमा मंडन, इसकी आलोचना की, जबकि भावनाओं का, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं का, इनका सबका इनने बड़ा समर्थन किया हुआ था। उसके पीछे इनका कारण इतना ही था कि भाई हम एक ऐसे राष्ट्र की सामूहिक या साझा संस्कृति तैयार कर लें, राष्ट्र का आधार तैयार हो जाए। आप देखिए इसमें कई सारे जो कलाकार लोग हैं, जो दार्शनिक हैं या बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हैं, उनका बहुत योगदान रहा है ये रूमानी बात को फैलाने के पीछे। जर्मन दार्शनिक जो है, जिनका नाम है यूहान गॉटफ्रीड, जर्मन दार्शनिक यूहान गॉटफ्रीड ने ये कहा हुआ था कि सच्ची जर्मन संस्कृति, मतलब जो रियल एकदम प्योर जर्मन संस्कृति है, सच्ची जर्मन संस्कृति, उसके आम लोगों में ही निहित थी। निहित का मतलब क्या है, उनमें ही छुपी हुई थी, उनमें ही वो थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा उनके द्वारा किसे कहा गया था, तो उनने राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जनकाव्य और लोकनाट्य, उन्होंने कहा था कि इन माध्यम से ही राष्ट्र की सच्ची भावना जो है या सच्ची आत्मा जो है वो प्रकट हो पाती है। कैसे, लोकगीत के माध्यम से, जनकाव्यों के माध्यम से और लोक नृत्यों के माध्यम से आपके राष्ट्र की सच्ची भावना प्रकट हो पाती है कि राष्ट्र के अंदर क्या है उसकी, और जो मूल आत्मा है ना, कि जो मूल संस्कृति है वो भी क्या है, लोगों के अंदर ही निहित थी। लोक संस्कृति है ना, ये लोक संस्कृति के स्वरूप है, ये सब क्या है, ये लोक संस्कृति के स्वरूप है। वो चाहते थे कि ना एकत्र किया जाए, अंकित किया जाए, और राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए सभी क्या है, बहुत आवश्यक है। तो अब जो ये कहा गया है कि भाई ये लोकगीत हैं, जनकाव्य हैं या लोक नृत्य हैं, ये कैसे किसी जगह की संस्कृति को प्रकट करते, बिल्कुल करते हैं। जिसे भारत को कहा गया है, या हम अपने देश का ही उदाहरण ले लें, विविध संस्कृतियों का देश है। आप लोग मुझसे जो जुड़े होंगे वो अलग अलग राज्य के लोग होंगे, तो आपके यहाँ पर भाषा भी अलग होगी, आपके यहाँ पर गाने बजाने, जो आपके स्थानीय लोकगीत होंगे वो भी अलग होंगे। तो ये क्या है कि लोकगीतों के माध्यम से अगर आपको आपकी मातृभाषा में कोई बताता है ना, आपको आपकी जो लोकल भाषा है उसमें बताता है, तो आपको थोड़ा सा अपनापन आता है। तो जो लोकगीत होते हैं, है ना, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा में गाए जाते हैं, कहीं पर जैसे मान लीजिए कहीं फाग गा दी, कहीं लमटेरा गा दिया, है ना, कहीं पर दिवारी हो गई, सब जगह के अलग हैं। कहीं कहीं पर जो नृत्य आ गए, जैसे मटका मटकी आ गए, है ना, डंडा नृत्य आ गए, है ना, और ये अलग अलग प्रकार के जो नृत्य हैं वो आ गए। तो जो लोक नृत्य हैं उनकी पहचान है उस क्षेत्र की, कि यहाँ पर तो भाई ये गरबा होता है, यहाँ पर तो ये डांडिया होता है ना, यहाँ पर गरबा गरबी होता है। तो ये सब क्या हो जाते हैं उस क्षेत्र, जैसे गरबा आता है तो आपके दिमाग में आता है गुजरात, है ना। तो जैसे ही ये सारी चीजें थे, कथक आपके दिमाग में, जैसे कथकली आपके दिमाग में तुरंत राज्य पैदा हो जाता है, भरतनाट्यम आपके दिमाग में तुरंत राज्य दिमाग में आ जाता है कि ये यहाँ वाला। तो वो क्या होता है कि वहां के लोकल जगह की ये पहचान तैयार करता है, तो वो संस्कृति जो है वो वहां के आम लोगों में बसी हुई है। ऐसे ही जनकाव्य वहां के लोगों के द्वारा जो लिखे गए हैं, तो इन सब से ही आपकी संस्कृति या राष्ट्र की सच्ची आत्मा प्रकट होती है। अब जो राष्ट्र निर्माण की परियोजना क्या है, कि राष्ट्र निर्माण की परियोजना के लिए सब आवश्यक चीजें तो हैं। तो हम देखें भाई, राष्ट्र निर्माण की जो परियोजना है, अगर आप, परियोजना मतलब कहलाती है स्कीम, अगर आप राष्ट्र के निर्माण की कोई स्कीम तैयार कर रहे हैं, कोई परियोजना बना रहे हैं, आपने कोई परियोजना तैयार कर दी, भाई हमको राष्ट्र बनाना है, आप कैसे राष्ट्र बनाएंगे। जैसे मान लो कि आप और मैं, ठीक है, आप और मैं दोनों भारत में रहते हैं, उत्तर भारत में रहते हैं, हम हिंदी जानते हैं, लेकिन मैं आपसे आऊं और एकदम फ्रेंच में अनसन बात करके चले जाऊंगा और बोले आप, और आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप आओ मेरे साथ मिलो अपन राष्ट्र, आपको समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। आपको आपकी भाषा में बताया जाएगा, जब जन सामान्य को उनकी भाषा में बताया जाएगा तो अपनापन लगता है और लोग उससे जुड़ते चले जाते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या है कि स्थानीय बोलियों पर विशेष बल दिया जाए, ताकि क्या हो, लोग बहुत बड़ी मात्रा में हमसे जुड़ना स्टार्ट हो, तभी जो हम राष्ट्र की परियोजना सोच रहे हैं वो राष्ट्र की परियोजना को हम सफल कर पाएंगे। दूसरा, स्थानीय लोक साहित्य को भी आप इकट्ठा करो, अलग अलग जगह का जो लोक साहित्य है, मतलब जो उनका लिटरेचर है उसको आप इकट्ठा करो, कहाँ की क्या कहानियां हैं, किसके द्वारा बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, अलग अलग साहित्य को आप इकट्ठा करो, और साहित्य को इकट्ठा करके वहां के लोगों को उसके बारे में जागरूक बनाओ। इससे क्या होगा, उनको अच्छा लगेगा कि यार बोले ये हमारे वाला है, ये तो यार बोले अपने ही गांव के पास की है, इनकी इतनी अच्छी किताब है। इससे क्या होता है कि लगाव पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, इन्हें इतना अच्छा गाना लिख दिया है, तो लगाव पैदा हो जाता है, और लगाव पैदा होना ही राष्ट्र के निर्माण की जो परियोजना है उसका
पहला चरण होगा कि अगर आप लगाव पैदा नहीं कर पाएंगे तो आपकी परियोजना सफल नहीं होगी, आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। पहले आपको लोगों को बांधना पड़ेगा। बांधना मतलब रस्सी से नहीं कि इकट्ठे कर दिए, बोले सर हम तो बांध दिए बना दिए राष्ट्र। लोगों के विचार को बांधना होगा, मतलब लोग आपसे जुड़े, आपके जो विचार आपने राष्ट्र को बनाने के लिए दिए उससे जुड़े। उस परियोजना का पहला स्टेप ये होगा, पहला चरण ये होगा। अब ये राष्ट्र के निर्माण की परियोजना का कारण या उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये नहीं था कि हमें प्राचीन परंपराओं को लागू करवाना है, प्राचीन परंपराएं चालू करवा दी गई हैं तो उससे हम राष्ट्र का कुछ निर्माण कर लेंगे, ऐसा वैसा कुछ कर देंगे, ये कोई उद्देश्य नहीं था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेशों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। उसमें इन्होंने क्या बोला, स्थानीय बोलियों पर बल दो और स्थानीय लोक साहित्य को आप लेकर चलो। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अधिकांश लोग जो है वो निरक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं। काला अक्षर भैंस बराबर जो अपन कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाना और भैंस खड़ी पगड़ाए, ऐसी कुछ कहानी थी। आप उनके सामने मत मान लो, उनको अपनी लोकल भाषा आती है और आप गए चाइनीज में आऊं चाऊं बात करना स्टार्ट कर दिए तो उनको भाषा कैसे समझ में आएगी? आपको उनकी भाषा में आपको ये बताना पड़ेगा, और जब आप उनको बताएंगे तो उसके लिए जरूरी क्या है कि स्थानीय भाषा पर आप बल दो, स्थानीय बोलियों पर बल दो, तो लोग क्या है जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो आधुनिक राष्ट्रीय संदेश है उसका फैलाव ऐसा हो पाएगा। तो इसके फैलाव के लिए आपको स्थानीय साहित्य को, लोक साहित्य को और स्थानीय बोली पर बल देना होगा, तभी जाकर ये आधुनिक राष्ट्रीय संदेश जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलेगा। हम क्यों दे रहे हैं बल? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर हैं। क्लियर? अब ये जो स्कीम है, मतलब जो भाषा वाली या जो राष्ट्र की परियोजना वाली जो हम स्कीम देख रहे हैं, राष्ट्र की परियोजना जो देख रहे हैं या राष्ट्र के निर्माण की जो परियोजना देख रहे हैं, वो खास तौर से लागू की गई है कहां पर? पोलैंड पर। पोलैंड पर क्यों लागू की गई कि अगर हम 18वीं सदी का दौर देखें तो पोलैंड को रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया में विभाजन कर दिया गया था। पोलैंड को 3 अलग अलग देशों के अंदर बांट दिया गया था। कुछ इलाके पर रूस का कब्जा, कुछ इलाके पर प्रसा का कब्जा, कुछ इलाके पर ऑस्ट्रिया का कब्जा, इन 3 राज्यों में विभाजित कर दिया। अब जब आप इन 3 राज्यों में विभाजित कर देंगे तो पोलैंड बचेगा क्या? तो पोलैंड नहीं बचेगा। तो पोलैंड का कोई स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, नाम था कि पोलैंड है, लेकिन कोई देश बचा नहीं था, उसको 3 अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया था। लेकिन पोलैंड के वासियों ने वहां पर संगीत के माध्यम से और भाषा के जरिए, है ना, पोलैंड के वासियों ने संगीत के माध्यम से और भाषा के जरिए अपनी राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा। उनने अपने आप को, अपनी जो भावना है उसको जिंदा रखा कि हमारा देश ऐसा था, इन लोगों ने ऐसा कर दिया, तो ऐसी भावना को उनने जीवित रखा। अब वहां के जो कुछ कलाकार देखें, जैसे मसलन और कैरोल कुरपिंस्की, है ना, तो कैरोल कुरपिंस्की और मसलन, इन लोगों के द्वारा गीत लिखे गए। गीतों के माध्यम से यूरोप में एक फेमस गाना होता है, या एक गाने का तरीका, इसको ओपेरा कहते हैं, आपने देखा होगा, बहुत बड़ी लड़की ऐसे करके गाती। तो इन सब के माध्यम से भी क्या हुआ कि जो भावना है, राष्ट्रीयता की भावना है, उनको जीवित रखा गया। तो कैसे? ये अपन क्या बात कर, संगीत के और भाषा के माध्यम से। तो यहां पर क्या आ गया, ओपेरा और संगीत के माध्यम से इन लोगों ने उसको जिंदा रखा और ये गाने लिखते रहे और लोगों को बताते रहे। पोलसेन और माजोरिका जो ऐसे कुछ लोक नृत्य है, ये इन लोक नृत्यों ने आगे जाकर क्या दे लिया, ये सभी लोक नृत्य आगे जाकर भविष्य में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बदल गए, क्योंकि वहां पर लोगों ने अपनी राष्ट्रीयता को जिंदा रखने के लिए, अपनी राष्ट्रीय भावना को जिंदा रखने के लिए गीतों का, लोक नृत्यों का, संगीतों का और भाषा का सहारा यहां पर लिया हुआ था। तो इसमें हमने मसलन और कैरोल कैपुंस्की को भी देखा हुआ है और पोलेसन और माजोरिका जैसे लोक नृत्य भी देखे हुए हैं, जो आगे जाकर अपने क्या बन जाते हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल जाते हैं। अब बात आती है भाषा। भाषा जो है वो क्या है, राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसको कहते हैं भाषा। कैसे? क्योंकि आप जब हम आपको कुछ समझा पा रहे हैं, आप मुझसे कुछ समझ पा रहे हैं, इसके पीछे क्या है, भाषा। मान लो मैं यहां पर कोई एक नई भाषा बना लेता और कुछ अनसंट बोलता तो आपको समझ में आता, आप कोई भावना का विकास हो पाता, आप कुछ समझ पाते कि आप बोलते पता नहीं कौन आ गया क्या, फिर आप जुड़ते नहीं। तो हमारे और आपके बीच में संवाद का मतलब एक दूसरे के बीच में वार्ता हो पा रही है, भले ही मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं फिर भी अपनी बात आपके पास पहुंचा पा रहा हूं। तो माध्यम क्या है, भाषा के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। वैसे ही जब राष्ट्रीय स्तर पर जब हमें अपनी राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है या राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना है, तो हमें अपनी बात को अपने जन सामान्य लोगों तक पहुंचाना होगा। वो कैसे पहुंचेगा? आंख बंद करो, बोले सपना देखो सब लोग, वो 3 रेट थोड़ी है कि हमारे गोला पर कोई नहीं देखता, हम तो बस हाथ पकड़ के ही बतियाते हैं, माइंड से बतियाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है अपने यहाँ तो भाषा का ही, हम तो पृथ्वी के हैं ना, हम कोई दूसरे गोला के तो है नहीं, हम तो इसी गोला के हैं। तो हमको तो बात करनी पड़ेगी भाई, हमको माइंड से नहीं बतिया सकते, हम तो
बतिया के ही बतिया पाएंगे, तो आपको बात करनी पड़ेगी, और बात करने के लिए जैसे मुझे कोई चीज समझानी है, कोई चीज बतानी है, तो भाषा का उपयोग करना होगा। वैसे ही राष्ट्रीय भावनाएं लोगों के अंदर जागृत करने के लिए भाषा का बड़ा योगदान रहा है, भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खासतौर से जो कि हम देख रहे थे कि जो राष्ट्रीय निर्माण की जो परियोजना है उसको हमने पोलैंड के अंदर देखा था, तो पोलैंड में आप देखेंगे, पोलैंड में एक भाषा है जिसको कहते हैं पोलिश भाषा। आप देखेंगे यहां पर क्या हुआ कि जब पोलैंड को अलग अलग इलाके में बांट दिया गया था, हमने देखा था रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के अंदर इसका विभाजन कर दिया, तो स्कूलों से ये पोलिश भाषा को जबरदस्ती हटा दिया। कौन से इलाके में? रूसी कब्जे वाला जो इलाका था पोलैंड का, वहां से स्कूलों में अब आप पोलिश भाषा में नहीं पढ़ा पाएंगे। मतलब उनकी मातृभाषा है, वो लोग पैदा होते ही अपने घर में ये पोलिश में ही बात करते थे पोलैंड के, लेकिन अब इस भाषा को वहां से निकाल दिया गया कि आप वहां पर अब ऐसे बात नहीं कर पाएंगे, आपके लिए नहीं है ये। क्या किया गया? जबरदस्ती रूसी भाषा को वहां पर लादा गया। लादने का मतलब समझते हैं ना, थोपा गया कि अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इसी में आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा और ऐसा सब कुछ आपको करना होगा। तो अब क्या होगा कि भाई जैसे अगर कोई कल के दिन कर दे के बोले भारत में अब हिंदी नहीं चलेगी, भारत में तो आप बोले कि आप कोई नई भाषा ले आओ, आपको उसमें एग्जाम लिखना पड़ेगा, तो हो पाएगा क्या? तो क्या हुआ? 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि उनकी भाषा, जो पोलैंड वाले लोग हैं, उनकी भाषा पोलिश भाषा को दबाया जा रहा है, स्कूलों से निकाल दिया गया, जबरदस्ती रूसी भाषा को वहां पर लाद दिया गया। लेकिन चूंकि रूस बड़ा राष्ट्र था, उसने इस विद्रोह को बहुत आसानी से कुचल दिया या दबा दिया। कुचल देने का मतलब ये नहीं है कि रोलर चला दिया, सबको कुचल दिया, मतलब विद्रोह नहीं हो पाया, या विद्रोह हुआ तो उसको दबा दिया, उसका कोई खास फर्क सरकार के ऊपर नहीं पड़ पाया। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो पोलैंड के वासी थे, जो पोलिश लोग थे, वो एक चीज समझ गए कि हमें कुछ करना होगा, हम आंदोलन तो नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने भाषा को ही हथियार बना दिया। अब भाषा क्या हो गई? एक हथियार के माध्यम से काम करने लगे। उनको लगा स्कूल से निकाल सकते हो ना, हमारे दिल से नहीं निकाल सकते। हमारी जो धार्मिक शिक्षा होगी वो कैसे होगी? पोलिश भाषा में ही होगी। तो इन्होंने क्या किया? धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का जमकर उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? पादरी और बिशप, जो विद्वान लोग होते हैं, पादरी और बिशपों को इनके द्वारा क्या किया जा रहा था? धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का उपयोग हो रहा था। तो रूस की जो सरकार थी उसने क्या किया कि पादरियों और बिशपों को जेल में डालना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों को साइबेरिया भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप धार्मिक शिक्षा जो है पोलिश भाषा में नहीं देंगे, बदले में क्या करें? रूसी भाषा का प्रचार करें। तो इन लोगों ने रूसी भाषा का प्रचार करने से मना कर दिया था, इन पादरियों ने और इन बिशपों, मतलब इन विद्वानों के द्वारा। तो इनको क्या किया गया? जबरदस्ती जेल में डाला गया। कईयों को मृत्युदंड दे दिया गया, कईयों को सजा दे दी गई, और इनको बोला गया कि अगर ये नहीं करोगे तो फिर आपका चल नहीं पाएगा, ठीक ठाक नहीं हो पाएगा। आप देखें उस दौरान जहां पर जो पोलैंड का कब्जा हो गया था अलग अलग जगह पर, वहां पर जो पोलिश भाषा है ना, रूसी प्रभुत्व के विरोध में, रूस बहुत बड़ा साम्राज्य है लेकिन पोलैंड छोटा सा था, और उसके भी 3 हिस्से हो गए थे, एक हिस्सा रूस के पास था। तो रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध में या उसके संघर्ष के लिए या संघर्ष के प्रतीक के रूप में यह भाषा पहचानी जाती थी या देखी जाती थी। कौन सी भाषा? पोलिश भाषा है। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी कि भाई इतने बड़े रूस के संघर्ष के विरोध में लोग क्या कह रहे हैं? पोलिश भाषा का उन्होंने एक एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। मतलब ये क्या हो गया कि अब हम इस भाषा क्या हो गई? एक संघर्ष का माध्यम बन गई। जनरली जो क्रांतिकारी या जो उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे वो क्या हो गए? पोलिश भाषा में बातचीत करना उनके द्वारा स्टार्ट कर दी गई। क्लियर ये बात यहां तक की? तो हमने देखा कि भाई राष्ट्रीय भावना का निर्माण कैसे हो पाया या विकास कैसे हो पाया। एक नजर एक झटके में 2 मिनट अपन फिर से देख लें। राष्ट्रीयवाद का विकास युद्ध से नहीं होगा, क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होगा, इसमें संस्कृति की अहम भूमिका रहेगी, काव्य कला और ये सारी बातें। रूमानीवाद क्या है? एक सांस्कृतिक आंदोलन है जिससे क्या होता था कि एक राष्ट्रीय पहचान बना रहे थे। इसमें कलाकारों ने कुछ आलोचनाएं की, कुछ समर्थन किया, वो एक सामूहिक सांस्कृतिक योजना बनाने की कोशिश कर रहे थे। दार्शनिक योहान ग्रॉटफ्रीड, इनने क्या कहा था ग्रॉटफ्रीड ने कि संस्कृति जो है वो आम लोगों में दिखती है, जर्मन संस्कृति, और राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जनकाव्य और लोक नृत्यों में दिखती है। फिर राष्ट्र के निर्माण की परियोजना, स्थानीय बोलियों पर बल, और हमने देखा था कि स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र किया जाना है ना, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश लोग निरक्षर हुआ करते थे। ये पोलैंड के ऊपर लागू की गई थी, ठीक है, गाने के माध्यम से और ये सब। और भाषा जो है, भाषा के बारे में हमने देखा कि महत्वपूर्ण योगदान निभाया। महत्वपूर्ण भाषा क्या रही? पोलिश, चूंकि इसने रूसी संघर्ष के विरुद्ध में एक रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध में एक संघर्ष का प्रतीक के रूप में इसको देखा जाने लगा था। क्लियर? तो हमने यहाँ पर ये वाला अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया कि राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्रीयवाद की भावना और रोमानीवाद है ना, या रोमानीवाद की भावना, ये टॉपिक हमने यहाँ पर कंप्लीट किया।
magnetbrains.com एक वेबसाइट बनाई गई है आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप अपने वीडियो बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लगातार देखते रहें। जैसे ही गूगल पर आप magnetbrains.com डालेंगे, एक पेज खुलेगा और उस पेज पर जाकर आपको अपना सेलेक्ट करना है मीडियम हिंदी या इंग्लिश। तो आपने सेलेक्ट किया हिंदी मीडियम, फिर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। कौन सी क्लास आपने सेलेक्ट करी? कक्षा 10वीं। और कक्षा 10वीं जैसे ही आपने सेलेक्ट करी, आपको क्या पढ़ना है? सारे टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल होंगे। और आपने जैसे ही मान लीजिए कि आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, तो आपने सामाजिक विज्ञान पर वॉच नाउ किया। जैसे ही वॉच नाउ करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा कि भाई एक लिंक खुल जाएगी और उसमें क्या हो जाएगा, एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, है ना। वो प्लेलिस्ट के अंदर आप क्या है, एक के बाद एक वीडियो, टॉपिक, सब टॉपिक, है ना, सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर, सब बहुत आसानी से देख पाएंगे, देखते चले जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ें। जुड़ने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें, और कमेंट भी जरूर करें ताकि हमें भी पता चले कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।